Good morning, sir. Good morning. Good morning. Morning, sir. Good morning. I am going to start now. Beta, last time, obviously, you know that we were discussing about stress and strain and some important numericals based on the concept of stress and strain. आपके सिलेबस में बेटा जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और जो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट वो सीबीएसई के अकॉर्डिंगली उसमें सिलेबस में नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे आ सकते हैं, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इस स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन कैसे वेरी करता है, ये ध्यान रखना है कि ये कोई एग्जैक्ट कर्व नहीं है, इट इज जस्ट अ जनरल कर्व। यानी मटेरियल जो है, सभी मटेरियल बेसिकली कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं अगर उन पे स्ट्रेस अप्लाई किया जाए। ये नहीं कह रहे कि दे विल फॉलो एग्जैक्टली द सेम पैटर्न, बट हाँ दिस इज जनरल कर्व, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर सा यही पैटर्न रहेगा। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। तो बेटा पॉइंट्स कुछ कुछ आप साथ साथ में नोट करते रहना। हमें पता था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी जितना ज्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे किसी बॉडी पे, उसको खींचोगे या उस पर दबाव लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे बॉडी में उतना ही ज्यादा बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट। मैंने आपको समझाया था कि बॉडी अपनी प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एक लिमिट तक अचीव कर सकती है। अगर बहुत ज्यादा अगर आप स्ट्रेस लगाओगे तो उसके बाद बॉडी जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी या फिर बॉडी जो है टूट ही जाएगी। तो आज हम लोग जो है इलास्टिक लिमिट को भी क्रॉस करके स्ट्रेस लगाएंगे। इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो फिर मटेरियल का बिहेवियर कैसा होगा, तो ये कर्व वो सब कुछ इंडिकेट करेगा। तो आप स्टार्टिंग में देखो बेटा, स्टार्टिंग में ये कर्व एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ है पॉइंट ए तक। From this point O to point A, the graph is exactly a straight line. जैसे जैसे आप stress increase कर रहे हो, वैसे वैसे strain भी increase हो रहा है। तो stress is directly proportional to strain till point A तक। उसके बाद आप देखो फिर curve आना शुरू हो गया। Curve आने का मतलब ये है कि after point A, stress is not directly proportional to strain. Yes or no, students? Yes, sir. तो बेटा स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहां तक, नंबर 1 पॉइंट यहां नोट कर लो, O टू A, यानी O से लेके A तक हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, O से A तक। एंड बेटा दिस पॉइंट A, द पॉइंट A इज कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पॉइंट A को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन दे आर प्रोपोर्शनल टिल दिस लिमिट, मतलब पॉइंट ए तक ही वो लिमिट रहेंगे, आप प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो पॉइंट ए इट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नोट कर ले रहना बच्चों, इट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। स्ट्रेस और स्ट्रेन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टिल पॉइंट ए। और इस पॉइंट पर अगर आप ए पॉइंट पर हैं तो बेटा आप अगर स्लोप कैलकुलेट करोगे इस ग्राफ की, या वैसे ही नोट कर लेना, इफ यू कैलकुलेट स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप, तो बेटा स्लोप आपको क्या बताएगा, स्लोप आपको बताएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर है स्ट्रेस और बेस पर है स्ट्रेन, तो स्लोप आपको बताएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट मींस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यस और नो स्टूडेंट्स? स्ट्रेन विल गिव यू वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोई डाउट?
सबको समझ आ रहा है ये? नो स्टूडेंट्स सर। समझ नहीं आ रहा? नो सर। जानवी, जब आप स्लोप कैलकुलेट करते हो, जैसे स्लोप अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। तो परपेंडिकुलर पर स्ट्रेस है और बेस पर स्ट्रेन है। तो अगर सर आप मतलब जो स्लोप है दैट विल गिव अस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यस, तो अगर आप स्लोप कैलकुलेट करोगे इट विल गिव अस अ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। So if we calculate slope of stress strain graph, then we will get modulus of elasticity. ठीक है? यस सर। ओके, ये मैं बता रहा हूँ अभी तक हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अभी हम O से लेके A पॉइंट तक पहुंचे। O to A मैंने कहा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये दिख भी रहा है क्योंकि ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। पॉइंट A को बोला लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी पॉइंट A पर आकर stress और strain they are not directly proportional। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ गया? इसके बाद पॉइंट ए के बाद प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाएगी, तो पॉइंट ए को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहेंगे। आफ्टर दिस अभी भी हम लोग नहीं हटे, अब हम लोग स्ट्रेस की वैल्यू को और इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू। तो अभी फिर से स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। देखो बेटा, इस तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो इट मींस स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लोग मूव कर रहे हैं इट मींस स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग। तो स्ट्रेस को जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, देखो ए से बी की तरफ स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है और इधर से स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा अभी भी ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेस के इंक्रीज होने से स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो गई है बट इंक्रीज अभी भी हो रहा है। इज इट क्लियर? बाय द प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है जिस अमाउंट से मैं स्ट्रेस को इंक्रीज करूंगा उस अमाउंट से स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। यानी अगर आप स्ट्रेस को डबल करो तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन अगर मैं स्ट्रेस को डबल करूंगा तो स्ट्रेन पता नहीं क्या कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाए, 3 टाइम्स 2 टाइम्स या थोड़ा सा इंक्रीज हो, तो दैट इज इंक्रीजिंग बट इट इज नॉट प्रोपोर्शनल। यस और नो स्टूडेंट्स, समझ आ रही है मेरी बात? आज कोई रिस्पांस नहीं दे रहा जल्दी से, नहीं आ रहा समझ? यस सर। A to Yes, B, sir. I am Yes, saying sir. ओके, A to B लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो चुकी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। A से लेके B तक स्ट्रेस पे स्ट्रेन डिपेंड कर रहा है, आप स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हो स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है, सेम अमाउंट से इंक्रीज नहीं हो रहा, ग्राफ में कर्विंग आ गई है। नाउ बेटा पॉइंट बी को क्या बोलेंगे ये समझो। पॉइंट बी को हम लोग कहेंगे इलास्टिक लिमिट, पॉइंट बी को बोलेंगे एंड पॉइंट। ये सब नोट करते रहना, जो पॉइंट बी है ग्राफ के ऊपर इसको बेटा हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट कह दो, या तो आप इसे इलास्टिक लिमिट पॉइंट, या फिर यू कैन से दैट इट इज आल्सो कॉल्ड यील्ड पॉइंट, इसको यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। तो ये पॉइंट बी को ये बोलते हैं, नोट कर लो। इलास्टिक लिमिट से हमारा क्या मतलब है आप समझते हैं? इसका क्या मतलब है बेटा, इस इतने से पॉइंट का इट मींस, इसका मतलब ये लिख लेना, इट मींस इफ deforming force, it means if deforming force is removed till point B, if deforming force is removed till point D, till point B, then body will return
body will return to point O. Body will return to point O, that is original position. मतलब बेटा मैंने कहा कि प्रोपोर्शनैलिटी की लिमिट खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि इलास्टिसिटी भी खत्म हो गई। अगर आप सपोज करो कि आप इस पॉइंट पे एक ऐसे एग्जांपल कोई ऐसे जनरल पॉइंट ले लो, सी पॉइंट। अगर मैंने बॉडी को स्ट्रेच किया मतलब स्ट्रेस लगा रहा हूं, बॉडी का स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, प्रोपोर्शनल है। उसके बाद भी मैंने स्ट्रेस को इंक्रीज किया टिल पॉइंट सी, स्ट्रेन भी इंक्रीज हो गया थोड़ा सा, और सी पॉइंट पर जाकर मैंने क्या किया, मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना बंद कर दिया। नाउ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, तो बॉडी वापस आ जाएगी अपनी ओरिजिनल शेप पे। बॉडी विल कम बैक, जो स्ट्रेन बॉडी में प्रोड्यूस हुआ था वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करके पॉइंट O पे वापस आ जाएगी। यानी प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी लूज नहीं की है। पॉइंट ए सिर्फ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी ने अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी ही लूज कर दी, कि बॉडी दोबारा रीगेन नहीं करेगी शेप। इवन आफ्टर पॉइंट ए टिल पॉइंट बी तक अगर आप बॉडी को स्ट्रेस लगाते हो, बॉडी को स्ट्रेच करते हो, तो बॉडी दोबारा से रीगेन कर लेगी अपनी ओरिजिनल शेप पॉइंट O। ऐसा पॉइंट B तक होगा, एंड दैट इज व्हाई इसको मैं इलास्टिक लिमिट कह रहा हूं कि पॉइंट B के बाद अगर मैं बॉडी को उससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करूंगा बॉडी पे, फिर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगी। बट टिल पॉइंट B बॉडी विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, दैट इज पॉइंट O। वो अपनी शेप रीगेन कर लेगी। तो पॉइंट बी को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई डाउट? या फिर इसको यील्ड पॉइंट कह रहे हैं? बच्चों समझ आ रहा है? यस सर। हाँ जी, बाकी बच्चे समझ आ रहे हैं? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो बेटा O से A इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी खत्म, बट इलास्टिक प्रॉपर्टी अभी भी है। इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म होगी पॉइंट बी पे जाके। पॉइंट बी के बाद जब हम लोग अगर उससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, फिर बॉडी ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करेगी, बॉडी परमानेंटली रिफॉर्म हो जाएगी। हाँ, बट एक चीज यहाँ पे आप नंबर 4 पॉइंट याद रखना, ए से लेके बी तक, फ्रॉम ए टू बी अगर हम देखें तो स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। बट प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी अभी भी है, बट हैव प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो गई, लेकिन इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी अभी भी है बॉडी के पास। बी पॉइंट तक बॉडी को स्ट्रेच करोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज नोट इट डाउन। मैं फिर रब कर दूंगा इसे, नोट कर दो ये। Done, sir. ओके डन। अब बात करते हैं आफ्टर बी क्या होगा। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, सबका हो गया, रब कर दें। रब कर दें स्टूडेंट। ओके, now after point B पॉइंट पे देखते हैं। after B नंबर 5 पॉइंट, after B a small stress produces
a large strain. Small stress produces a large strain. Number 1 point ये है इसमें. And property of elasticity. Property of elasticity. Is lost now. Property of elasticity vanish हो गई है. आप ऐसे कर सकते हो. Property of elasticity vanishes. तो बेटा B पॉइंट के बाद देखो, अगर आप B पॉइंट पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करते हो, स्ट्रेन बहुत प्रोड्यूस हो रहा है. थोड़े से स्ट्रेस की वजह से ही बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है. स्ट्रेन मतलब आपने जैसे B पॉइंट पर तो आपने पूरा स्ट्रेस लगा ही रखा है बॉडी के ऊपर, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है. उसके बाद अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे तो बॉडी में जो चेंज आएगा उसकी लेंथ में वो ज्यादा आएगा. अ स्मॉल स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस अ लार्ज चेंज. आफ्टर पॉइंट बी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे बॉडी में स्ट्रेन ज्यादा आएगा. ठीक है बच्चे, आफ्टर पॉइंट बी. एंड थर्ड पॉइंट इज, अब मैंने कहा ना कि प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी वैनिशेस. अब प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है बॉडी के पास. अब क्या होगा? अब बेटा आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, जब आप डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे, आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, body will have a permanent deformation. वो ओरिजिनल शेप वापस नहीं लेगी, वो परमानेंटली बॉडी विल हैव अ परमानेंट डिफॉर्मेशन. बॉडी में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी. अब वो पॉइंट ओ पे वापस नहीं आएगी. सपोज ऐसे एक रैंडम पॉइंट आप चूज कर लो यहाँ पे सी. इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. फॉर एग्जांपल के लिए सी पॉइंट पे देखो. एग्जांपल के लिए लेट एट पॉइंट सी, let at point C deforming force is removed. Deforming force is removed. C point पे आपने deforming force remove कर दी. अब बेटा फिर रिमूव कर दी तो देखना कैसा रहेगी बॉडी में. बॉडी अब दोबारा से जो वापस आएगी तो बॉडी अब पॉइंट O पे वापस नहीं आएगी. बॉडी यहाँ किसी पॉइंट पे आ जाएगी वापस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी में परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा. This is permanent deformation. Are you getting my point, students? इतनी deformation body में permanently आ गई है. ठीक है स्टूडेंट्स? और मान लो कि यहाँ से यहाँ तक तो let's say this point is F. तो बेटा let at point C deforming force is removed. So here permanent deformation. Here O to F is permanent deformation. स्टूडेंट समझ आ रहा है या नहीं? बता दो. मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इलास्टिक लिमिट के बाद अगर आप और ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो क्या क्या चीजें होती हैं. इलास्टिक लिमिट के बाद आप थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करोगे, बॉडी में स्ट्रेन ज्यादा होगा. बॉडी की लेंथ या बॉडी में लेंथ में ज्यादा डायमेंशन ज्यादा चेंज होगी. प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी अब वैनिश हो चुकी है. अगर आप डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप वापस नहीं लेगी, मतलब वो पॉइंट O पे वापस नहीं आएगी. उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बताओ यस और नो. समझ आ गया? सर क्यों आएगी डिफॉर्मेशन? ये सर क्यों आएगी? क्योंकि बॉडी की एक इलास्टिक लिमिट होती है ना बेटा. ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की. मैंने बताया ना जर्नल कर्व है. आप किसी बॉडी को, जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल देखो ना, जरूरत से ज्यादा उसे खींचोगे तो क्या स्प्रिंग कभी वापस जाएगा? तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा. ठीक है. मतलब बॉडी को भी आप स्ट्रेच करो, इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप.
वो एक लिमिट तक ही पॉसिबल है बेटा। बी तक इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं बॉडी के पास, बी के बाद, पॉइंट बी के बाद अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस आप लगाओगे आफ्टर पॉइंट बी, तो फिर बेटा बॉडी जो है दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर सकेगी, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा लगा दिया है और पार्टिकल्स का, बॉडी के पार्टिकल्स काफी ज्यादा दूर चले गए। अब जो मॉलिक्यूलर, अब इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके आप समझ सकते हो कि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थी पार्टिकल्स के बीच में, आपने उनको इतना ज्यादा खींच के इतना ज्यादा दूर कर दिया है पार्टिकल्स को कि वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अब वीक हो चुकी है, जिस वजह से पार्टिकल दोबारा से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो बॉडी Yes, परमानेंटली फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी का बेसिक रीजन तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है ना, बॉडी के पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन, उसकी वजह से पार्टिकल वापस आ जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। लेकिन जब आप उस पर ज्यादा ही फोर्स लगा के, ओवर स्ट्रेस लगा के उसको ज्यादा खींच दोगे बॉडी को, उसके पार्टिकल इतनी ज्यादा दूर चले जाएंगे कि अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, जिस वजह से पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं कर सकेंगे, इसलिए परमानेंटली डीफॉर्म हो जाएगी बॉडी। ठीक है बेटा? नाउ Yes. द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज रिमूव्ड। फिर पॉइंट डी पर जाकर क्या होगा? पॉइंट डी पर जाके क्या होगा? ये तो मैंने बीच में एक पॉइंट ले लिया सी, ऐसा कहां तक होगा? बी के बाद किसी भी पॉइंट पर बेटा, बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक किसी भी पॉइंट पर अगर आप डीफॉर्मिंग फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो बॉडी में कोई ना कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगी। सी तो एक एग्जांपल लिया मैंने। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एट एनी पॉइंट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर आप डीफॉर्मेशन फोर्स लगाना बंद कर दो तो फिर बॉडी में, फिर आप जब उसको छोड़ोगे तो बॉडी वापस तो आएगी, लेकिन पूरी तरह से इलास्टिसिटी को अचीव नहीं करेगी। इट विल कम बैक, बॉडी खींचोगे, बॉडी थोड़ी वापस आएगी लेकिन अपनी ओरिजिनल शेप तक नहीं जाएगी। ज्यादा खींचोगे ओरिजिनल शेप तक नहीं जाएगी, थोड़ा क्लोज आ जाएगी, पर उसमें कोई ना कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा बॉडी बिटवीन बी एंड डी। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? Yes, sir. Excuse me, sir. यस Sir, at point B, sir, जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के, तो सर फिर वो पॉइंट ए पे क्यों रिटर्न करेगी? पॉइंट ए पे, हाँ बॉडी दोबारा उसी पाथ को, ऐसा है ना, फोर्सेस लग रही हैं बेटा, फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी ना, जिस फोर्स के अगेंस्ट आपने पार्टिकल को खींचा था, आपने स्ट्रेस करके उसको पॉइंट ए से बी तक लेके गए, जिस फोर्स के अपोजिट आपने डायरेक्ट अपनी डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट, तो पार्टिकल आपका खींच के वहां पहुंच गया। फिर जब आप वो डीफॉर्मेशन फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो वही फोर्स दोबारा एक्ट करेगी बॉडी को रीगेन करवाने के लिए उसकी शेप, इसलिए वो वही पाथ फॉलो करेगी जिस पाथ से बॉडी ए टू बी गई थी। समझ रहे हो? क्योंकि फोर्स में चेंज नहीं ना हुआ, फोर्स के डायरेक्शन में चेंज नहीं आया। पहले आप खींच रहे थे, सपोज आप एक्स की तरफ खींच रहे हो, तो फिर बाद में रीस्टोरिंग फोर्स उसको माइनस एक्स की तरफ खींचेगी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स की तरफ है, तो जब रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स की तरफ होगा, यानी इट विल फॉलो द सेम पाथ बट रिवर्स होगा वो। समझ रहे हो? यस सर। इसलिए ऐसा हो रहा है, बी पॉइंट तक बॉडी दोबारा उसी पाथ को फॉलो करके ओ पॉइंट तक पहुंचेगी, लेकिन आफ्टर पॉइंट बी, अगर आप बी से लेकर डी तक किसी भी पॉइंट पर अगर आप डी फॉर्मेशन बंद कर दो, क्योंकि बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट है, आफ्टर इलास्टिक लिमिट प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी विल वैनिश। आफ्टर पॉइंट बी इलास्टिसिटी अब खत्म हो जाएगी, अब बॉडी में नई प्रॉपर्टी आ जाएगी, परमानेंट डीफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी, और परमानेंट डीफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं बेटा प्लास्टिक प्रॉपर्टी, प्लास्टिसिटी। सुनाओ बेटा, अब हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक, नाउ दिस इज 6th पॉइंट, नोट इट डाउन।
सिक्स्थ पॉइंट O to B को हम लोग कह सकते हैं इट इज इलास्टिक रीजन। O से लेके B तक प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी है, तो दिस इज इलास्टिक रीजन। लेकिन आफ्टर पॉइंट B से लेके D पॉइंट तक, बेटा B to D पॉइंट तक बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा कुछ ना कुछ, तो इस वाले रीजन को हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक रीजन। जब परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है बॉडी में, देन इट इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज पॉइंट नंबर 6। यहाँ पे बच्चे समझ आ गए सबको? यस सर। यस सर। अब बेटा पॉइंट डी क्या है, इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। फिर डी के बाद ई पे चले गए, वो सब मैं बताता हूँ अभी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना और थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए यहाँ से यहाँ तक समझने का। पॉइंट डी पे जब हम पहुंचेंगे, पॉइंट डी के बाद, अब पॉइंट डी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्या हुआ पॉइंट डी के बाद कि आपने स्ट्रेस लगाना बंद कर दिया, मतलब आपने स्ट्रेस को कम कर दिया, लेकिन अभी भी बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। देखो ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है यानी स्ट्रेस कम हो रहा है, लेकिन ग्राफ फॉरवर्ड जा रहा है, इसका मतलब स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब स्ट्रेस के कम होने से स्ट्रेन अभी भी इंक्रीज हो रहा है डी के बाद ई से, डी और ई के बीच में। तो इसको समझने के लिए एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन चाहिए। पहले ये बताओ, नोट कर लिया? नोट कर लिया सब? यस। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। डी पॉइंट को क्या नाम दें? डी पॉइंट क्या चीज है बेटा? डी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, आपको याद है मैंने आपको बताया था मैक्सिमम स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? डी पॉइंट पर है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट डी है पूरे ग्राफ में, तो डी इज मैक्सिमम स्ट्रेस। और कल हमने एक क्वेश्चन किया था मैक्सिमम स्ट्रेस वाला, उसमें हमने कहा था कि इसको ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो बेटा पॉइंट 7 डी पॉइंट को क्या नाम देंगे? तो पॉइंट डी इज कॉल्ड मैक्सिमम स्ट्रेस होता है इस पॉइंट पर, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, या फिर इसको आप ब्रेकिंग पॉइंट नाम दे सकते हो, इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है मेरी बात? ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं। ऐसा क्या होगा डी पॉइंट पे आके, यहाँ पर आके मटेरियल ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आके मटेरियल ब्रेक हो जाएगा क्या? मतलब इतना ज्यादा खींच दिया कि वो चीज ही टूट गई, क्या डी पॉइंट पे ऐसा होगा? नो सर। नहीं बेटा, होगा नहीं, बस टूटने वाला है। डी वो पॉइंट है जहां पर बॉडी टूटी नहीं है लेकिन टूटने वाला है, बस अब टूट ही जाएगा थोड़ी देर में। डी एग्जैक्टली बॉडी टूटी नहीं। आओ मैं सुनना ध्यान से सुनना, पहले कॉन्सेप्ट समझो। आपने एक बॉडी ली, उसको इतना ज्यादा स्ट्रेच किया, बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया, अब उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके मेजर करना, उसमें जो पार्टिकल्स थे सॉलिड के पार्टिकल्स, पहले तो वो टाइटली पैक्ड थे। मान लो ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, दे आर टाइटली पैक्ड। आपने फोर्स लगाई, पार्टिकल दूर हुए और दूर हुए, क्योंकि आप जैसे जैसे खींचोगे ये पार्टिकल दूर होते जाएंगे ना। यस और नो? बेटा स्ट्रेच कर रहे हो, पार्टिकल्स दूर होते जाएंगे, यस और नो? यस सर। अब पार्टिकल दूर होते 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 आपको पता है कि एक टाइम पार्टिकल ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि उनके बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा जैसे कि लिक्विड में होता है। कैसे होता है? लिक्विड में होता है ना ऐसा बेटा, टाइटली पैक्ड सॉलिड लिक्विड में और गैस में बहुत ही दूर। यस और नो? यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जो आपका सॉलिड है वो लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, लिसन केयरफुली। सॉलिड जो है वो लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। डी पॉइंट पर सॉलिड पे आपने इतनी ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया कि उसके पार्टिकल इतनी दूर आ गए कि वो लिक्विड रीजन में चले गए, पार्टिकल्स लिक्विड रीजन में चले गए, यानी सॉलिड अब लिक्विड बन चुका है। पर वायर, सपोज आप एक वायर को खींच रहे हो, वायर इतनी पतली हो गई बेटा कि अब
डी पॉइंट पे आके वो एक लिक्विड की तरह बिहेव कर रही है, और लिक्विड के पास फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, वो अपने आप फ्लो कर जाता है। यस और नो? यस सर। तो बेटा हो क्या रहा है, पॉइंट डी पर आकर हमारा सॉलिड लिक्विड जैसा बिहेव कर रहा है, आगे अपने आप ही फ्लो कर गया। डी से लेके ई तक आपने स्ट्रेस नहीं लगाया उसको जबरदस्ती खींचने के लिए, पॉइंट डी पर आके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया कि वो अब लिक्विड जैसा बिहेव कर रहा है, और जैसे वो लिक्विड जैसा बिहेव कर रहा है, अब उसमें फ्लो आ गया तो वो अपने आप ही आगे चल रही है, डिस्टेंस और इंक्रीज हो गया, और ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से ये जो फोर्स थी बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये फोर्स ही खत्म हो गई और मटेरियल ब्रेक हो गया। यानी डी पॉइंट पे मटेरियल ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक एक्चुअल में पॉइंट ई पर हुआ है, लेकिन डी पॉइंट पर मटेरियल के पास लिक्विड जैसी प्रॉपर्टीज आ गई। विजुअलाइज कर पा रहे हो? यस। यस सर। यहाँ लिखते हैं पॉइंट डी के लिए, लिखते हैं इसी ग्राफ में लिख देता हूँ पॉइंट डी के लिए। पॉइंट डी के बाद आफ्टर पॉइंट डी, चलो ये मैं बाद में लिखता हूँ डी पॉइंट पे, तो डी को मैंने बता दिया। एट दिस पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो, एट दिस पॉइंट solid behaves like a liquid, solid behaves like a liquid। आपने इतना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दिया कि उसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस लिक्विड रीजन में चला गया, और अगर वो लिक्विड रीजन में चला गया तो फिर वो अब जो हमारा सॉलिड था, अब वो सॉलिड की तरह बिहेव करने की बजाय लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया? डी से लेके ई तक, बेटा डी से लेके ई तक, फाइनली पॉइंट नंबर 8, पॉइंट ई को क्या बोलेंगे? तो बेटा पॉइंट ई जो है दैट इज कॉल्ड रप्चर पॉइंट। अब जाके हमारा मटेरियल रप्चर पॉइंट। पॉइंट ई जो है दैट इज कॉल्ड रप्चर पॉइंट। तो डी से लेके ई तक के रीजन में देखते हैं, बिटवीन डी एंड ई, डी टू ई तक अगर आप देखोगे आफ्टर रिमूवल ऑफ, मान लो डी टू ई, अब आपने देखो ना डी तक तो आपने स्ट्रेस लगाया, डी से लेके ई तक आप कोई स्ट्रेस नहीं लगाया, या यू कैन से दैट कि आपने स्ट्रेस कम कर दिया। बॉडी अपने आप ही लिक्विड, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी आ गई ना, वो अपने आप ही फ्लो कर जाएगा। पार्टिकल आपने खींचे 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 खींचे, आपने स्ट्रेस लगाना बंद कर दिया, वो फ्लो होकर और दूर चले। समझ में आ रही है बात? यस सर। So even after removal of deforming force, even after removal of stress, आप कह लो, even after removal of deforming force, solid flows like liquid। वैल्यू यहाँ आपका रूप जहाँ पर ये है, solid flows like liquid, solid flows like liquid। यानी कि इस वक्त वायर की जो थिनिंग है, थिनिंग ऑफ सॉलिड दैट विल इंक्रीज। तो फाइनली बेटा पॉइंट ई पे आके मटेरियल डूब जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। सर लास्ट में क्या लिखा है? थिनिंग ऑफ सॉलिड। हाँ, मतलब मटेरियल इतना ज्यादा पतला हो जाएगा खींच खींच के कि सर व्हाट इज रिटन इन द एंड? सॉलिड फ्लोज लाइक लिक्विड आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। अब हमने फोर्स हटा दी,
लेकिन बॉडी अब वापस ही नहीं आ रही है, बॉडी अपने आप ही आगे फ्लो कर गई क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी लिक्विड की तरह हो गई। नाउ इट इज नॉट कमिंग बैक, बल्कि उसमें स्ट्रेन और ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, अब वो बॉडी वापस ही नहीं आएगी, बल्कि टूट के रप्चर हो जाएगी बॉडी। तो डी पे बॉडी टूटी नहीं थी, ब्रेक नहीं हुई थी, लेकिन उसका बिहेवियर चेंज हो गया सॉलिड से लिक्विड में, और डी टू ई तक वो अपने आप चलेगी, ई से लेके ई तक, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी है थोड़ी फ्लूइडिटी की, फ्लो करने की। तो पॉइंट डी तक सॉलिड लिक्विड बन गया, और लिक्विड के बाद डी टू ई अपने आप चली गई, और उसके बाद फाइनली बॉडी टूट ही गई। बॉडी इतनी पतली हो चुकी थी कि अब उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म हो गई, और फाइनली पॉइंट ई पे आके बॉडी रप्चर हो गई। तो ग्राफ थोड़ा सा डाउन आता है डी टू ई। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? यस सर। यस सर। सो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसको अच्छे से पढ़ लेना, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउ वेट अ मिनट, मुझे आपकी अटेंडेंस